हे गाइस, वेलकम बैक टू वी कोड। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेसन वेब टोकन्स, जिनको हम JWTs के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से कि JWTs क्या होते हैं। JWT एक स्टैंडर्ड होता है टोकन्स को डिफाइन करने का, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी दो पार्टीज के बीच का क्लेम एक सिक्योर मैनर में। यहाँ पे आपके मन में शायद दो क्वेश्चंस उठेंगे कि दोनों पार्टीज कौन सी है और क्लेम क्या है। तो दो पार्टी सपोज कीजिए, जैसे है आपका क्लाइंट और दूसरा सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए और सर्वर वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। क्लेम है कि क्या क्या परमिशंस हमारे पास है और भी इंफॉर्मेशन होती है क्लेम्स के विद इन, की कौन सी टाइप का इंक्रिप्शन है, क्या क्या ऑथराइजेशन है। ये सब हम आगे समझेंगे जब हम कंपोनेंट्स ऑफ अ JWT डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट JWT के बारे में आता है कि JWT एक स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल से क्या समझे? हमें ये तो पहले से ही पता है कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है JWT, पर स्टेटलेस का मतलब है कि आपके सर्वर को इस JWT को डिक्रिप्ट करने के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन पहले से अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि JWT पहले से ही वो सारी इंफॉर्मेशन एक एंटिटी के बारे में अपने साथ कैरी करता है, जो कि उस JWT टोकन को वैलिडेट करने के लिए रिक्वायर्ड हो सकती है। ये पॉइंट आपके और अच्छे से समझ में आएगा आगे जब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ JWT। सो गाइस, किसी भी JWT में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। हेडर जो होता है वो क्लेम्स कंटेन करता है और स्पेसिफाई करता है कि कौन से एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं उस JWT को साइन करने के लिए या उसको एनक्रिप्ट करने के लिए। और एल्गोरिथम क्लेम, जिसको हम ALG से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इकलौता क्लेम है जो कि मैंडेटरी होता है किसी JWT में। अगर कोई अनएनक्रिप्टेड JWT है उसके लिए भी ये सिंगल क्लेम, एल्गोरिथम क्लेम जो है, ये मैंडेटरी है स्पेसिफाई करना। अनएनक्रिप्टेड JWT के केस में हम एल्गोरिथम को नन वैल्यू दे देते हैं, और अगर ये एनक्रिप्टेड है तो हम इसको एनक्रिप्शन किस टाइप का है वो वैल्यू दे देते हैं। कुछ एग्जांपल इसका हो सकता है जैसे SHA-256 या RSA एनक्रिप्शन, ये वैल्यू हम उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। हेडर के अंदर और भी टाइप के क्लेम्स होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि टाइप और कंटेंट टाइप। टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं हम TYP से और कंटेंट टाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं CTY से। टाइप क्लेम में हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस टाइप का टोकन है। तो JWT के लिए हम टाइप में वैल्यू देंगे JWT, और कंटेंट टाइप हमें तब स्पेसिफाई करना होता है जब आपका जो पेलोड आ रहा है वो खुद एक JWT है। हेडर के बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है पेलोड। ये यूजर डेटा कंटेन करता है और कुछ और ऑप्शनल क्लेम्स कंटेन करता है। यूजर डेटा में आ जाता है आपके क्रीडेंशियल्स, जैसे यूजर ID, यूजर सीक्रेट, ये सब चीज़ें। और क्लेम्स में आपके 3 टाइप के क्लेम्स होते हैं: रजिस्टर्ड क्लेम्स, पब्लिक क्लेम्स और प्राइवेट क्लेम्स। रजिस्टर्ड क्लेम्स आपके एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लेम्स होते हैं, और हालांकि ये ऑप्शनल होते हैं, हम रेकमेंड ज़रूर करते हैं कि हाँ, आप इन क्लेम्स को इंक्लूड करिए अपने पेलोड में। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे इशूअर, कि किसने इशू किया है, एक्सपायरेशन टाइम, कि आपका JWT टोकन का एक्सपायरेशन टाइम कितना है, और सब्जेक्ट, आपके JWT का सब्जेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट आते हैं हम पब्लिक क्लेम्स पे। पब्लिक क्लेम्स को जो भी JWT यूज़ कर रहा है वो एट विल डिफाइन कर सकता है, लेकिन रेकमेंडेड होता है कि आप इसको IANA जेसन वेब टोकन रजिस्ट्री में डिफाइन करिए, जैसे कि कोलिजन्स ना हो। कोलिजन्स ना हो मतलब कोई भी दो लोग सेम नाम के टोकन्स, सेम नाम के क्लेम्स नहीं यूज़ कर रहे जिनका पर्पस या मीनिंग अलग अलग है।
पब्लिक क्लेम्स जनरली काफ़ी जेनरिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट हम डिस्कस करें प्राइवेट क्लेम्स, ये और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम। प्राइवेट क्लेम्स में क्या होता है, ये भी यूज़र डिफाइंड होते हैं, लेकिन इनको आपको किसी जेसन वेब रजिस्ट्री में रजिस्टर नहीं करना पड़ रहा है। लास्ट कंपोनेंट किसी JWT का होता है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर इंश्योर करता है कि मैसेज में कोई टैम्परिंग तो नहीं हुई है, यानी कि ट्रांसमिशन के बीच में किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं है, किसी ने ऑल्टर तो नहीं कर दिया है आपका JWT। और ये ऑथेंटिकेट भी करता है कि जो आपका सेंडर है वो वही है जो वो क्लेम कर रहा है। इस सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए हम जो एनकोडेड हेडर है और एनकोडेड पेलोड है उसको हम एक सीक्रेट की से साइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एक JWT के कंपोनेंट्स। क्या क्या? हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि JWT को यूज करते हुए हम ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, राइट? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यूजर एक लॉगिन रिक्वेस्ट क्रिएट करता है और ये लॉगिन रिक्वेस्ट जाती है ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास। ऑथेंटिकेशन सर्वर वेरीफाई करता है क्रेडेंशियल्स को और एक JWT इशू कर देता है। JWT को साइन किया जाता है ऑथेंटिकेशन सर्वर की प्राइवेट की से और ये JWT वापस भेज दिया जाता है यूज़र के ब्राउज़र को एक कुकी को यूज़ करते हुए। आपने कितनी बार इंटरनेट यूज़ करते हुए कितनी बार वेबसाइट्स पे एक्सेप्ट किया होगा ना कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ या डिनाई कुकीज़। ये कुकीज़ यही होती है जो JWT टोकन्स या बाकी ऑथेंटिकेशन टोकन्स और अलग अलग टाइप की चीज़ें स्टोर करती हैं। अब क्या है, हमारे ब्राउज़र ने वो कुकी जिसमें JWT टोकन है उसको स्टोर कर ली है, तो जो भी हम सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर पे किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए, उसके साथ में उस रिक्वेस्ट के साथ में हमारा ब्राउज़र उस JWT वाली कुकी को भी भेजेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास। सर्वर के पास अपनी प्राइवेट की तो है ही, तो वो उस प्राइवेट की को यूज़ करके इस JWT को वैलिडेट कर सकता है यूज़र इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जिस वजह से ये प्रोसेस हमारा बन जाता है स्टेटलेस, क्योंकि हमारे सर्वर को कोई भी डेटाबेस रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ रही वैलिडेट करने के लिए क्रेडेंशियल्स। उसने पहले ही ये प्राइवेट की यूज़ करके इस JWT को डिक्रिप्ट कर लिया और इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट कर लिया। ओके, सो दिस इज हाउ स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन वर्क्स। अब जो कि हमारे समझ में आ गया है कि JWT क्या होता है, JWT का स्ट्रक्चर कैसा होता है और JWT को यूज़ करते हुए हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, अब हम डिस्कस कर सकते हैं इस सब की बेसिस पे कि JWT के प्रोज और कॉन्स क्या क्या होते हैं। JWT का सबसे बड़ा बेनिफिट आता है इस फैक्ट से कि ये स्टेटलेस होता है, यानी कि हमें कोई भी सेपरेट स्टोरेज नहीं चाहिए सेशन डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारी JWT के अंदर स्टोर्ड है ही पहले से, राइट? और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है कि अगर क्लाइंट या सर्वर को स्केल आउट करना है तो JWTs को अगर हम यूज़ कर रहे हैं एज ऑथेंटिकेशन तो हमारी स्केलिंग आउट प्रोसेस और इजी हो जाती है। स्केलिंग आउट का मतलब होता है कि हम अपनी रिक्वेस्ट, डेटाबेस, एप्लीकेशन जो भी चीज़ है उसका साइज बड़ा कर रहे हैं। अब आते हैं JWTs के डिसएडवांटेजेस पे, JWTs के कॉन्स पे। इसमें 3 मेन पॉइंट्स है। पहला कि इनवैलिडेट करना डिफ़िकल्ट होता है, दूसरा ये स्पेस बहुत लेता है और तीसरा इसमें स्टेल डेटा के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन तीनों डिसएडवांटेजेस को अब हम थोड़ा और डीप में डिस्कस करते हैं। अब अगर आपको ध्यान होएगा जब हम
JWT का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, उसके पेलोड सेक्शन में हमने रजिस्टर्ड क्लेम्स डिस्कस किए थे। रजिस्टर्ड क्लेम्स वो थे जो कि रेकमेंडेड थे आप यूज़ करें, और इन रेकमेंडेड क्लेम्स में इन रजिस्टर्ड क्लेम्स में एक क्लेम था एक्सपायरेशन टाइम। तो एक्सपायरेशन टाइम बताता है कि हमारा JWT कब तक वैलिड है, और सर्वर एक JWT को तब तक वैलिड मानता है जब तक उसका एक्सपायरी टाइम स्टैम्प वैलिड है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर यूज़र को लॉग आउट करना है सारे डिवाइसेस में से, तो कोई भी इजी रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, आप सीक्रेट की रिवोक कर सकते हैं, बट उससे क्या होएगा कि जितने भी JWTs उस सीक्रेट की को यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे इनवैलिडेट हो जाएंगे। सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में आप एक पर्टिकुलर सेशन आईडी को डिलीट कर दो स्टोरेज में से, तो वो सेशन रिवोक हो जाएगा, एक्सेस आप रिवोक कर सकते हैं। JWTs के केस में इतना इजी नहीं होता है। एक और रास्ता इसमें जो आप सजेस्ट कर सकते हैं वो ये है कि हम कह सकते हैं कि चलो JWTs के लिए हम जो इनवैलिडेटेड टोकन्स हैं उनका एक डेटाबेस में स्टोरेज कर लेते हैं, उनको ट्रैक कर लेते हैं हम। अब बात तो वही आ गई ना, फिर स्टेटलेस होने का फ़ायदा क्या है जब हम स्टोर करें? ये तो फिर वापस से स्टेटफुल बिहेवियर हो गया। तो इसके डिफेंस में हमारा पॉइंट है कि हम स्टोर तो कर रहे हैं, लेकिन तब भी उतना स्टोरेज स्पेस नहीं ले रहे जितना एक स्टेटफुल एप्लीकेशन लेगा। सिर्फ इनवैलिडेटेड टोकन्स को स्टोर करने के लिए फिर भी कम स्पेस ही लगेगी, और स्पेस के साथ साथ हमारी लेटेंसी भी कम होगी। क्यों? क्योंकि एक और हम कॉल नहीं कर रहे हैं उस टोकन को वैलिडेट करने के लिए, हम टोकन को ऑन द स्पॉट डिक्रिप्ट कर रहे हैं और वैलिडेट कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं हम सेकेंड डिसएडवांटेज। JWT टोकन्स काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि सारा का सारा डेटा डायरेक्टली टोकन में ही एनकोड कर देते हैं, और इसलिए हमें हमेशा साइज लिमिट कुकी या URL की एक्सीड करने का डर लगा रहता है। और फाइनल डिसएडवांटेज अब हमारी ये आती है कि डेटा स्टेल होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि अब हमारे पास मोस्ट रीसेंट वर्जन नहीं रहा डेटा का, पुराना वर्जन आ गया है, और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। क्यों? चलो मान लीजिए आप एक यूज़र है जिसको एडमिन रोल दे दिया जाता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपको एडमिन रोल दिया है वो कहती है कि नहीं अब आप एडमिन नहीं हो, आपके परमिशंस रिवोक किए जाते हैं। लेकिन आपके पास वो JWT टोकन तो है ही ना जिसमें एडमिन परमिशन दी थी। अब अगर ये एडमिन परमिशन आपके लिए उस JWT टोकन में अभी भी वैलिड है, उसका एक्सपायरी टाइम अभी तक नहीं आया है, तो क्या करेंगे? तो क्या होएगा? उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी भी एज एन एडमिन ही रजिस्टर्ड रहोगे, आप अभी भी एज एन एडमिन सारा डेटा एक्सेस कर पाओगे। तो ये इसलिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है, एंड हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है कि हम अप्रोप्रिएट रेवोकेशन मैकेनिज्म्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इन्हीं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं हम और डिस्कस करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग JWTs। फर्स्ट पॉइंट, हमेशा वैलिडेट करिए JW का सिग्नेचर, जिससे कि हमें पता रहे कि ये बीच में टैम्परिंग नहीं हुई है और सही यूज़र आया है हमारे पास। सेकंड, हमेशा स्ट्रॉन्ग और यूनिक सीक्रेट्स यूज़ करिए ईच एनवायरनमेंट के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो, चाहे वो प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो, सारे एनवायरनमेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक सीक्रेट्स यूज़ करिए JWT को साइन करने के लिए। थर्ड पॉइंट, हमेशा एक रीजनेबल एक्सपायरेशन टाइम रखिए JWT के लिए। बहुत लंबा एक्सपायरेशन टाइम भी मत रखिए कि बाद में अगर आपने कोई परमिशंस रिवोक करनी है और नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जाए। और बहुत कम भी मत रखिए कि बार बार वो JWT को आपको रिफ़्रेश करना पड़ रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि टोकन रिफ़्रेश इम्प्लीमेंट कीजिए, जिससे कि यूज़र को बार बार क्रेडेंशियल्स नहीं एंटर करने पड़े। फिफ्थ पॉइंट, टोकन रिवोकेशन के लिए मैकेनिज्म्स इम्प्लीमेंट कीजिए।
और फाइनल 6th पॉइंट कि अगर आप टोकन्स को क्लाइंट साइड पे स्टोर कर रहे हैं तो उनको सिक्योरली स्टोर करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप HTTP ओनली या सिक्योर फ्लैग्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि सिक्योरिटी एनहांस हो। आप सोच रहे होंगे कि सिक्योर फ्लैग और HTTP ओनली फ्लैग क्या होता है, तो मैं आपको ब्रीफ में फटाफट समझा देती हूँ। जो कुकीज़ होती है उनमें एक सिक्योर फ्लैग होता है जो इंडिकेट करता है कि ये कुकी सिर्फ HTTPS प्रोटोकॉल के ऊपर सेंड कर सकते हैं आप। और HTTP ओनली फ्लैग क्या करता है, वो कुकीज़ का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करता है केवल जावास्क्रिप्ट पे, जिससे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग JWTs। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए सिस्टम डिज़ाइंस और बाकी कंप्यूटर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।